हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने थिन सिलेंडर और थिन स्फेरिकल वेजल्स के ऑलमोस्ट थ्योरी वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिया था। और उस पार्ट में हमने हुप स्ट्रेस क्या होती है वो भी देखी थी, जिसको हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, राइट। हुप स्ट्रेन क्या होती है, हुप स्ट्रेन क्या होती है वो भी देखी थी हमने, राइट। जितने भी स्ट्रेन के पार्ट्स हो सकते हैं किसमें, थिन सिलेंडर्स में और स्फेरिकल वेजल्स में, सारे के सारे हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हम उन जो कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखे हैं लास्ट क्लास में, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अदर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज। टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होने वाली है, इसमें कोई थ्योरी का कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं करना है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10, जिसका नाम होगा कॉलम्स एंड स्ट्रट, राइट। उसको हमने फिर देखना है कि कॉलम का कैसे डिज़ाइन करते हैं, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, मीडियम कॉलम क्या होता है, कॉलम में कौन सी स्ट्रेस जनरेट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। We will discuss about those topics, right? तो अब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ बॉयलर शेल। किस में बात कर रहा है? बात कर रहा है बॉयलर शेल में। हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ बॉयलर शेल अंडर इंटरनल प्रेशर आर 100 मेगापास्कल एंड 50 मेगापास्कल, राइट। एक बॉयलर शेल है हमारी, उसमें एक फ्लूइड होगा, इट मे बी पॉसिबल हो वाटर हो या स्टीम हो, राइट। तो उसमें जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टीम है, चलो स्टीम लेके चलते हैं, और हमने कहा कि उस बॉयलर शेल में कि जो आपकी हुप स्ट्रेस है वो 100 मेगापास्कल है और 50 मेगापास्कल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। जैसा हमने देखा क्या कि जो थिन सिलेंडर्स होते हैं हमारे, उसमें जो हुप स्ट्रेस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जो डबल होती है। तो ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। हुप स्ट्रेस है हमारी 100 मेगापास्कल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है हमारी 50 मेगापास्कल। दैट मीन्स हुप स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डबल है। यानी कि बॉयलर शेल क्या है? एक थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज कितना है? 200 गीगापास्कल। कितना? 200 गीगापास्कल। एंड पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू दी 0.3। अब पॉइजन रेशियो 0.3 है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है? ये स्टील का होने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका यंग मॉडुलस भी कितना होता है? 200 गीगापास्कल। तो पॉइजन रेशियो भी आपका स्टील की रेंज में लाई करता है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 0.425 इंटू 10 की पावर -3। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसमें स्ट्रेन पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड दी हुप स्ट्रेन इन दी बॉयलर शेल, कि हुप स्ट्रेन जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पर इसके जो ये जो स्टेटमेंट है हुप स्ट्रेन, यहाँ से हमें पता लग गया कि हमें स्ट्रेन जो निकालनी है वो हुप वाली डायरेक्शन की निकालनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको क्या करना है? पहले आपको बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो करके दिखानी है, राइट। क्या होगी? इस डायरेक्शन में आपने दिखाई क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 50 मेगा पास्कल। और इस डायरेक्शन में हमने दिखाई हुप स्ट्रेस, जिसे सिग्मा एस से हमने डिनोट किया, यह है 100 मेगा पास्कल। क्लियर हो गई बात? ये काम हमारा सबसे पहला होगा, ठीक है। इसको कैपिटल एस से दिखा दो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू दी 200 गीगापास्कल। गीगापास्कल्स को हम किस में चेंज करेंगे? मेगापास्कल में। तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10 की पावर 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगापास्कल, राइट। क्लियर है? ओके। और क्वेश्चन में गिवन भी है कि जो पॉइजन रेशियो है दैट इज म्यू कितना है? 0.3। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हुप स्ट्रेन क्या होगी, तो बेसिकली वो क्या किस डायरेक्शन की स्ट्रेन पूछना चाह रहा है? वो इस डायरेक्शन की स्ट्रेन पूछना चाह रहा है। हुप इस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगी?
तो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखवाया था, यहाँ एक्सप्रेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे कि हुप स्ट्रेन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन निकालनी होती है उस डायरेक्शन की स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। पहली बात, ये तो वो स्ट्रेन हुई जो इसकी वजह से आ रही होगी, लेकिन एक स्ट्रेन इसकी वजह से भी आएगी जो इसकी लेटरल होगी। इसकी लेटरल क्या होगी, माइनस कितनी, म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। ये होगी हमारी हुप स्ट्रेन। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 1/E को कॉमन ले लो। सिग्मा एच कितना गिवन है, 100 मेगा पास्कल, माइनस म्यू कितना है 0.3 और यह है 50, कितना है 50। ये वैल्यू कितनी आई 15, ये वैल्यू कितनी आई 100 माइनस 15 कितना हुआ 85। तो ये है 85 डिवाइड बाय ई, ये वैल्यू कितनी आ रही है 85 डिवाइड बाय ई। अब ई कितना है हमारा, ई जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 200 गीगा पास्कल। पर हमें पता है जब हम स्ट्रेस मेगा पास्कल में ले रहे हैं तो ई भी हमें मेगा पास्कल में ही लेना है। क्लियर है। तो हुप स्ट्रेन कितनी आएगी, हुप स्ट्रेन आएगी 85 डिवाइड बाय ई। ई की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5। अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 0.5, 42.5 इंटू 10 की पावर -5 कितना आएगा 10 की पावर -5। अब अगर हम दो पॉइंट्स को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.425 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारी हुप स्ट्रेन आई, ये हमारी हुप स्ट्रेन आई। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो क्या है, ऑप्शन ए 0.425 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है। तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं थिन सिलेंडर और थिन स्फेरिकल वेजल्स के, वो क्वेश्चन हमें करने हैं इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम कंपटीशन जैसे पेपर को देते हैं तो उसमें कैलकुलेटर तो हमारे पास होता नहीं है ना। तो बिना कैलकुलेटर के हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर का हमें यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कुछ बुक से लेना हूं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, अ थिन सिलेंडर कंटेन्स, a thin cylinder contains fluid at a pressure of 500 कितना है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। 500 पास्कल आपको प्रेशर गिवन है, कॉमा द इंटरनल डायमीटर ऑफ द शेल इज, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द शेल इज 0.6 मीटर and the tensile stress in the material is to be, and the tensile stress in the material is to be limited to 900 मेगा पास्कल, नहीं सॉरी 9000 पास्कल, राइट।
क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है द शेल मस्ट हैव अ मिनिमम वॉल थिकनेस, द शेल must the shell must have a minimum wall thickness of nearly। चार ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 9 mm, सेकेंड ऑप्शन 11 mm, थर्ड ऑप्शन 17 mm एंड द लास्ट वन इज 21 mm। ठीक है, दीज आर माई ऑप्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A thin cylinder contains fluid at a pressure of 500 पास्कल। जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 500 पास्कल, प्रेशर दिया है 500 पास्कल। ठीक है, पास्कल का मतलब क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का बड़ा खास ख्याल रखना है बच्चों। The internal dia of the shell is 0.6 मीटर। इंटरनल डाया कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर। अब मीटर से mm में मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एक मीटर में कितने होते हैं 1000 mm। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 mm। ठीक है, यहां भी हम यूनिट को चेंज करेंगे, पास्कल से मेगा पास्कल में मूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है, पूछा क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज टू बी लिमिटेड टू 9000 पास्कल। यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है इन द मटेरियल इज टू बी लिमिटेड टू 9000। ये एक्चुअली हुप स्ट्रेस दिया हुआ है कि हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होगी आपकी 9000 पास्कल। ये वो बोलना चाह रहा है 9000 पास्कल। क्लियर है? और पूछा क्या है कि जो इस केस में जो शेल की थिकनेस होगी वो कितनी होगी, कि जो शेल की थिकनेस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है वो। समझ में आ रही है बात, कितनी मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमें मालूम है, देखो यहां पर एक खेल है क्या, कि प्रेशर भी पास्कल में दिया हुआ है और स्ट्रेस भी पास्कल में दिया हुआ है। तो जब प्रेशर भी पास्कल में है, स्ट्रेस भी पास्कल है, तो डायामीटर mm में क्यों रखें, डायामीटर मीटर में ही रखते हैं, यूनिट बैलेंस हो गई है। अब जो थिकनेस आएगी वो मीटर में आएगी, बस जो मीटर में आएगी उसे हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इजी कैलकुलेशन होगी हमारे लिए। और हमें मालूम है जो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है PD अपॉन 2T। किस केस में, सिलेंडर के केस में, क्योंकि थिन सिलेंडर का केस है। तो PD अपॉन 2T क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9000 पास्कल। ठीक है, अच्छे से समझ लेना बच्चों। अब प्रेशर हमारे पास गिवन है 500 पास्कल, हम यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे 500 पास्कल हमने यहां रखा। डायमीटर कितना है 0.6 मीटर। डायमीटर इज गिवन एज दी 0.6 मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू टी। टी तो हमें निकालना ही है, लेस देन इक्वल टू 9000। क्लियर है? अब यूनिट बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। प्रेशर हमने पास्कल में रखा है तो स्ट्रेस पास्कल में कैलकुलेट होगी, कब, जब डायमेंशन मीटर में हो। राइट? तो जब डायमेंशन mm में होती है तो स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल आती है, लेकिन जब डायमेंशन मीटर में होती है तब स्ट्रेस की यूनिट पास्कल में आती है। क्लियर है? अब ये क्या आ जाएगा, ये T हम इधर ले जाते हैं और 9000 को नीचे कर लेते हैं, तो T ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 500 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 2 इंटू 9000। क्लियर है? 2 इंटू 9000। जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, ये 10 आ गया, 1 2 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ये पहुंचा कितना आया 3। तो T इज ग्रेटर देन कितना आया, 5 3 15 डिवाइड बाय 900। अब चूंकि ये मीटर में आ रहा है तो हमें mm में आंसर चाहिए, तो mm में हम क्या करें, हम 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई।
अब ये हमारी यूनिट mm में है, जो भी कैलकुलेट होके आएगा। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, t आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 दिया कितना हो जाएगा, 9, 3 पंजे 15, तो 50 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स कितना आएगा, 16.66। कितना आया, 16.66, शायद इतना ही आता है। हाँ ठीक है, 16.66 mm। या तो थिकनेस इतनी हो या उससे ज्यादा हो, तो मिनिमम कितनी हो, मिनिमम होनी चाहिए जब हम इसके ग्रेटर देन के निशान को क्या करेंगे, इक्वल टू के निशान में चेंज करेंगे, तो मिनिमम होनी चाहिए 16.66 mm। पर ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इस वैल्यू के पास में है, एक ऑप्शन ऐसा है जो इस वैल्यू के बिल्कुल पास है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 17 mm। मेरा आंसर क्या होगा, 17। अब क्यों होगा वो भी बता देता हूं कि वहां 17 mm क्यों है। ये इंटीजर है, ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। तो हम डिजाइन में ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी डायमेंशन रहे वो फ्रैक्शन डायमेंशन ना हो। कहने का मतलब है उस पूरी वैल्यू में फ्रैक्शन वाला पार्ट ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है डिजाइन करते वक्त। तो इसीलिए हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पूरी वैल्यू से हटा के उसके आगे की वैल्यू या उसके पीछे की वैल्यू लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी डेसिमल के प्लेसेस पे 0.5 से बड़ी वैल्यू है और उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम मूव करेंगे फॉरवर्ड, ना कि बैकवर्ड। चूंकि 0.66 0.50 से वैल्यू ज्यादा है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 16.66 ना लिख के 17 mm लिखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमें 16 mm लिखते, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है, क्योंकि ये वैल्यू 0.5 से ज्यादा है। तो जब कोई भी वैल्यू का फ्रैक्शन पार्ट 0.5 से ज्यादा होगा तो वो मूव करेगा नेक्स्ट स्टेप पे, ना कि बैकवर्ड स्टेप पे। क्लियर है? तो 16.66 किस में कन्वर्ट होगा, 17 mm में, 16 mm में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर 16.33 होता तब हम कहते हैं कि ये वैल्यू 16 mm के पास है, तो उसकी वेटेज ज्यादा होगी। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट वेटेज के बारे में बताता है कि कोई वैल्यू अगर किसी के ज्यादा पास होगी तो वो उससे ज्यादा अफेक्ट करेगी, ना कि उससे जो दूर बैठी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A thin cylinder shell is subjected to internal pressure P. A thin cylinder shell is subjected to internal pressure P. A thin cylinder shell is subjected to internal pressure P. The Poisson ratio of the material of the shell is 0.3. The Poisson ratio of the material of the shell
ऑफ द शेल कितना गिवन है, इज 0.3। दैट मीन्स जो ये क्वेश्चनर है वो ये बात करना चाहता है कि वो स्टील की शेल है। दिस शेल इज सब्जेक्टेड टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन एंड एक्सियल स्ट्रेन। दिस शेल इज सब्जेक्टेड टू, the shell is subjected to, the shell is subjected to circumferential strain and axial strain, circumferential strain and axial strain को आप longitudinal strain भी कह सकते हैं, longitudinal strain, ठीक। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को हुप स्ट्रेन भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 4 ऑप्शंस आर गिवन। कितना है? फर्स्ट 0.425, सेकेंड वन इज दी 2.25, थर्ड वन 0.225 एंड द लास्ट वन इज 4.25। ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एग्जामिनर ने बहुत अच्छे ऑप्शन सेट किए हैं, दिमाग लगा के ऑप्शन बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट IES 2001 में, IES 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। अ थिन सिलेंडर शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, comma, the Poisson ratio of the material of the shell is 0.3 and the shell is subjected to the circumferential strain, जो हम जानते हैं वो क्या होती है, हुप स्ट्रेन भी होती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फाइंड द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन केस ऑफ थिन सिलेंडर। अब ये स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है, ये स्ट्रेन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक्सप्रेशन तो याद है नहीं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को दिखाना है। ये क्या हो गई मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हो गई मेरी हुप स्ट्रेस, ये काम हो गया। अब मेरी हुप स्ट्रेन कितनी होती है, हुप स्ट्रेन होती है मेरी हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय ई माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय ई। और चूंकि मुझे पता है ये क्या है, ये थिन सिलेंडर है, और थिन सिलेंडर में क्या होता है, थिन सिलेंडर में जो हुप स्ट्रेस होती है वो जस्ट डबल होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन H कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा L, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा L डिवाइड बाय E माइनस म्यू इंटू सिग्मा L डिवाइड बाय E, राइट। अब यहां से हम सिग्मा L डिवाइड बाय E को कॉमन अगर ले लें तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिग्मा L अपॉन E ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस म्यू। ये तो आ गई मेरी हुप स्ट्रेन। टर्म्स हमें दिए हुए हैं, जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ये हमें दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक हो गई बात। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, जस्ट इसका रिवर्स, वो 1 माइनस टी होता है, हमने देखा है। अब मैं सीधे डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा, जो हमने डिराइव किया था वो कितना था, वो था 1 माइनस 2 म्यू, यही तो था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, PD अपॉन 4TE, PD अपॉन 4T कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो सिग्मा L अपॉन E ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे जैसा क्वेश्चंस में हमारे साथ पूछा गया है, क्लियर है, जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड हुप स्ट्रेन,
तो हम कहेंगे हुप स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन कितना होगा, हुप स्ट्रेन कितना है, हुप स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई 2 माइनस म्यू। इसको पलट देते हैं क्योंकि ये इसका रेशो है, ये कितना आ जाएगा सिग्मा एल और ये कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है? सिग्मा एल से सिग्मा एल कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट, फाइनली वी गॉट दिस एक्सप्रेशन एप्सिलॉन एच डिवाइड बाय एप्सिलॉन एल 2 माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दी थिन सिलेंडर्स, राइट। ये हमें मेमोराइज भी करना है क्योंकि इसका एक अभी क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इससे रिलेटेड, राइट। अब म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.3, ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जाएगा 2 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू 0.3। ऊपर कितना आ जाएगा 0.7, नहीं सॉरी, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1.7, नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 और 1 में से माइनस करेंगे दैट इज 0.4। तो फाइनली एप्सिलॉन एच अपॉन एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू दी 17/4, यानी कि आ जाएगा 4 टाइम्स और 1 बचेगा और 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 4.25, राइट। तो 4.25, चूंकि ये स्ट्रेन का रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा मेरा, माय आंसर इज 4.25। कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चंस करते वक्त आप एक बात ध्यान रखें, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि अभी आप पेपर में नहीं बैठे हो, आप रूम पे हो, अपने प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस करते वक्त बहुत टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, धीरे धीरे करो। फिर जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा उस क्वेश्चन में अपना ब्रेन यूज़ करने का, ये मतलब होता है धीरे धीरे करने का। और फिर जब आप अपना ब्रेन को ट्रेंड कर दोगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है, तो फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो कभी भी कंपटीशन की तैयारी करते वक्त ये नहीं सोचना है कि मुझे शुरुआत से ही बहुत तेज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं। जब ट्रेनिंग होती है तो आपको ट्रेनिंग में पूरा ध्यान देना है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होगी, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन गलती करोगे, और वो ट्रेनिंग भी आपकी ऐसी होगी फिर क्वेश्चंस को गलत करने की, तो एग्जाम में भी गलत करोगे, फिर आते हुए क्वेश्चन आपके गलत होंगे। आपने सुना भी होगा कई बच्चों से कि यार ये क्वेश्चन आता था मेरे को, ये मैं कर नहीं पाया, मेरी इसकी कैलकुलेशन गलत होगी। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या कैसे होना है, सब जानता है, वो फॉर्मूले उसको सब पता है, मेथड उसको पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसके ट्रेनिंग में है, उसकी ट्रेनिंग गलत हुई है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा क्योंकि अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 को डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ थिन सिलेंडर शेल ऑफ डायमीटर d, a thin cylinder shell of diameter d and comma length L and thickness T is subjected to an internal pressure P, is subjected to internal pressure P, internal pressure P. What is the ratio of longitudinal strain to hoop strain? ये पूछा है, देखो क्वेश्चन जो है रिवर्स हो गया है। जो अभी हमने क्वेश्चन 3 डिस्कस किया है उसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू दी हुप स्ट्रेन, ये पूछा है, ठीक है। और ये पूछा इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू दी हुप स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो, राइट। और पॉइसन रेशियो जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया है 1/m। इसको हम म्यू से भी लिखते हैं, शायद मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसमें 1/m और m की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। तो ऑप्शन ए इज m-2 डिवाइड बाय 2m+1। सेकेंड ऑप्शन है m-2 डिवाइड बाय 2m-1। थर्ड ऑप्शन इज 2m-1 divided by m-2, and the last one 2m+1 divided by m-2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी डिस्कस किया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने, ठीक है। देखो पहले हम ये देखते हैं कि पीछे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एज वी नो लिखेंगे, as we know that the ratio of hoop strain to the longitudinal strain in case of thin cylinder कितना होता है, अभी हमने देखा है εh/ε कितना था हमारा था 2 - μ डिवाइड बाय 1 - 2 μ, ये था। और इस क्वेश्चन में हमें पता है कि रेशियो जो पूछा है वो अपोजिट पूछा है, यानी कि εl/εh की वैल्यू पूछी गई है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 μ डिवाइड बाय 2 - μ, राइट। और म्यू को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1/m। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1/m, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो εl डिवाइड बाय εh कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 - 2/m डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय 2 - 1/m। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा m-2 ऊपर डिवाइड बाय m, और नीचे कितना जाएगा 2m-1 डिवाइड बाय m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आया, m-2 डिवाइड बाय 2m1, m-2 डिवाइड बाय 2m-1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है? सेकंड इज द करेक्ट आंसर, m-2 डिवाइड बाय 2m-1, m-2 डिवाइड बाय 2m-1। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो कि क्वेश्चन जो है किस तरह से डिस्कस करने हैं और क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, कि ये जो स्ट्रेन का रेशियो है ये सिर्फ सिलेंडर्स में ही पूछ सकता है, स्फेयर में नहीं पूछ सकता, क्योंकि स्फेयर में स्ट्रेन जो होती है वो सारी डायमेंशंस में बराबर होती है, राइट। तो उस क्वेश्चंस को पूछने का कोई मोटिव बचता नहीं है एग्जामिनर के पास, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी नहीं आएगा। हाँ, वो थिन स्फेरिकल प्रेशर वेजल का डायामीटर जरूर आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायामीटर कैलकुलेट होता है जब हम डिजाइन करते हैं उसका। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 5 is very important. A water
मीन ऑफ लिखा है अ वाटर, वैसे एक्चुअली जेट होना चाहिए ये, है ना, ठीक है। वाटर मीन ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंटेन्स वाटर एट अ प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर, ठीक है। वाटर ट्यूब समझ लो इसको, अ वाटर ट्यूब ऑफ 1 मीटर डायमीटर contains water at a pressure head of 100 meters, full stop. The permissible tensile stress, अब ये परमिसिबल की बात कर रहा है, इसको भी हम देखेंगे। द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटीरियल ऑफ the water tube is 25 megapascal. What is the minimum thickness of water tube? What is the minimum thickness of water tube? क्वेश्चन अच्छा है बट इजी है, राइट। टेक, क्वेश्चन में क्या है, टेक G equals 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द ऑप्शन आर A 10 mm, B 20 mm, C 50 mm, and the last one is 60 mm, right? These are my option which are given in the question below, right? क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन आसान है यार, टफ नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स को देखो, एग्जामिनर ने क्या किया, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, एग्जामिनर ने फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लिया है। यही एग्जामिनर की अच्छी खास बात होती है टेक्निकल में, कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी चेक होंगे और आपके थिन सिलेंडर के कॉन्सेप्ट भी चेक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वाटर ट्यूब ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंटेन्स वाटर एट अ प्रेशर हेड दिया हुआ है, इट इज नॉट द प्रेशर हेड दिया हुआ है, प्रेशर हेड इज गिवन, राइट। तो देखते हैं, एक ट्यूब है, साथ साथ हम फिगर भी बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। मैंने माना मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब का शेप कैसा होता है, ट्यूब का शेप होता है सिलेंड्रिकल। तो बेसिकली एग्जामिनर क्या बात करना चाह रहा है, एग्जामिनर बात करना चाह रहा है कि हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये थिन सिलेंडर का केस है। तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली हमने इस तरह की, ठीक हो गई। उस सिलेंड्रिकल ट्यूब का डायमीटर जो है वो गिवन है, कितना है, 1 मीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज गिवन एज 1 मीटर। क्लियर है? जो जो गिवन है वो लिखते भी जाना है 1 मीटर। चूंकि डायमेंशन mm में पूछी है और स्ट्रेस भी मेगा पास्कल में दिया, तो एकदम से तुरंत बिना सोचे इसको 1000 mm हम लिख देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और कह रहा है कि वाटर का जो प्रेशर हेड है वो है 100 मीटर, यानी कि यहाँ पर जितना भी वाटर भरा हुआ है, लेट अस सपोज ये वाटर हमारा यहाँ पे फिल है इस ट्यूब में, क्लियर है,
तो ये जो प्रेशर हेड हमारा आ रहा है ये है 100 मीटर। 100 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्चुअली ये वेल है एक तरह से, ठीक है, जिसे मेन कहते हैं हम, वाटर मेन। एक्चुअली ये वाटर मेन है, लेकिन मैं ट्यूब मान के कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्यूब का डायमीटर इतना बड़ा नहीं होता और उसकी जो हेड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम फिर भी हम मान के चलेंगे कि जो वाटर मेन है, मेन क्या, मेन लाइन, वो कैसी होती है, वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हेयर, कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा परमिसिबल, वो कैसे आएगी, वो आएगी फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इस पूरे क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात नहीं की गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो गिवन है वो 1 है, यानी कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो इक्वल टू दी है फेलियर स्ट्रेस। और फेलियर स्ट्रेस क्या होती है, यील्ड टेंसाइल। ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। और वो कह रहा है कि ऑफ द वाटर ट्यूब, और ये गिवन क्या है, ये जो परमिसिबल स्ट्रेस यील्ड टेंसाइल के बराबर है, ये हमें गिवन है 25 मेगा पास्कल। आई होप अब आपको क्लियर हो, 25 मेगा पास्कल, ठीक। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ वाटर ट्यूब। तो थिकनेस पूछी है बेसिकली, तो बेसिकली जो डायमीटर है ये इंटरनल डायमीटर होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, हम मान के चलेंगे, ठीक है। हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये डायमीटर है ये क्या है, ये इंटरनल डायमीटर है उस ट्यूब का, ठीक है। अब क्वेश्चंस में हम एनालिसिस पे मूव करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो एज वी नो कि जब यील्ड टेंसाइल दिया, यानी कि मैं कहूं कि ये ट्यूब जो है कब फेल होगी, जब मेरी हूप स्ट्रेस ज्यादा हो किससे, यील्ड टेंसाइल से, तभी तो फेलियर माना जाएगा। बेसिकली फेलियर यील्ड टेंसाइल पे नहीं, हम तो डिजाइन परमिसिबल पे करेंगे, और चूंकि परमिसिबल किसके बराबर है, यील्ड टेंसाइल के। समझ में आ रही है बात। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हूप स्ट्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, किसके, यील्ड टेंसाइल के, तब डिजाइन मेरा क्या माना जाएगा, फेल। डिजाइन मेरा क्या माना जाएगा, फेल। समझ में आ रही है बात। अगर मेरी इस प्रेशर हेड से आने वाला जो प्रेशर होगा और उससे आने वाली जो हूप स्ट्रेस होगी, अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तो मटेरियल फेल कर जाएगा, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। तो अगर हमें इसे टूटने से बचाना है, फेल होने से बचाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें कंडीशन क्या डालनी होगी कि जो हूप स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे। तो फॉर सेफ डिजाइन क्या करना है, सेफ डिजाइन के लिए हूप स्ट्रेस विल बी क्या होगा, विल बी इक्वल टू दी यील्ड टेंसाइल, ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल टू दी यील्ड टेंसाइल। ये हमारी सेफ कंडीशन होगी। इस इक्वेशन को हमने चलना है लेके, इस इक्वेशन में हमें चलना है लेके। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि उसने प्रेशर हेड दिया है, प्रेशर नहीं दिया है। पहले हम प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर हेड कितना गिवन है, प्रेशर हेड मुझे मालूम है 100 मीटर का मुझे गिवन है, और मुझे पता है कि जब भी कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो पास्कल लॉ लगता है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ मेरा प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा रो जी एच, इसीलिए जी की वैल्यू गिवन है उसमें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, हमें मालूम है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितनी है 10, और हेड भी कितना दिया हुआ है 100। हेड मीटर में है, ये kg पर मीटर के क्यूब में है, और आपका जो जी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो प्रेशर जो है बेसिकली वो पास्कल में कैलकुलेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 की पावर 6 पास्कल मेरा प्रेशर है।
10 की पावर 6 पास्कल मेरा प्रेशर है, और 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 10 की पावर 6 पास्कल के होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर मेरा है वो 1 मेगा पास्कल है। क्लियर? जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया वो कितना है? 1 मेगा पास्कल। ठीक है, यूनिट बैलेंस कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यूनिट आप बैलेंस कर सकते हो। देखो रो जी, डेंसिटी कितनी है? केजी पर मीटर के क्यूब। इसकी यूनिट कितनी? केजी पर मीटर क्यूब। जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच की यूनिट मीटर। तो ये मीटर क्यूब जो है ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो 1 मीटर नीचे बचेगा, तो आएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और केजी हमें पता है वो कितना होता है। केजी और न्यूटन में क्या संबंध होता है? जी का संबंध होता है। अगर किसी भी वैल्यू को जी से हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास न्यूटन आता है, और अगर किसी भी वैल्यू को हम जी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केजी आता है। तो अगर इस वैल्यू को मैं किससे गुणा करूं, या अगर जी को हम सेम रखें और इस वैल्यू को मैं भाग कर दूं जी से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है पास्कल। ठीक है, और 10 की पावर 6 पास्कल को क्या हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इक्वल टू दी 1 मेगा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से। अब हम कंडीशन लगाएंगे सेफ डिजाइन की, कि जो हुप स्ट्रेस है सिग्मा एच वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा परमिसिबल। सिग्मा परमिसिबल हमारे पास यील्ड टेंसाइल की, इसकी वैल्यू है 25 मेगा पास्कल। और हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? पी डी बाय 2T, यही तो है। तो लेस देन इक्वल टू कितना? 25 मेगा पास्कल। यहाँ वैल्यूज रखेंगे। प्रेशर कितना है? 1 मेगा पास्कल। डायमीटर कितना है? 1000 mm डिवाइड बाय 2 इंटू टी लेस देन इक्वल टू 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम देखेंगे। तो t की जो वैल्यू होगी, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाय 50। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 50। क्लियर है? प्रेशर हमारा 1 मेगा पास्कल में है, स्ट्रेस हमारी मेगा पास्कल में है, मेगा पास्कल से मेगा पास्कल कैंसिल आउट हो गया, तो ये यूनिट आ जाएगी हमारी mm में। 0 से 0 घटा तो t की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 mm। t की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 mm। या तो इतनी रहे या इससे ज्यादा रहे, तो मिनिमम कितनी रहे? मिनिमम रहे 20 mm। मिनिमम इतनी है, इससे ज्यादा हम रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखोगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रखने का मतलब मटेरियल को और ऐड करना, तो उसमें कॉस्ट भी आपकी एनहांस होगी। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम थिकनेस इतनी रखी जाए अकॉर्डिंग टू दी डिजाइन। क्लियर हो रही है बात? तो टी मिनिमम कितना होगा? 20 mm। इससे कम नहीं रख सकते, इससे ज्यादा रख सकते हैं। तो उसने मिनिमम पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम, तो आंसर हो जाएगा मेरा 20 mm। माई आंसर इज 20 mm। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैं फिर कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया है, 2 कोर्सेज के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है। और वो एक अच्छे एग्जामिनर की अच्छी बात होती है कि अगर उसे कंसेप्ट चेक करने हैं तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाए कि एक ही क्वेश्चन में वो 2 कंसेप्ट्स आपके चेक कर ले। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2010 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर फॉर, व्हाट इज द
safe working, what is the safe working pressure for a working pressure for a spherical pressure vessel, spherical pressure vessel 1.5 meter internal diameter and 1.5 centimeter wall thickness, comma, if the maximum allowable tensile stress is, if the maximum allowable tensile stress is 45 megapascal, ठीक है, and the option are first 0.9 megapascal, बहुत कम है, ठीक है, जो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन से देख के भी कुछ पता लग जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज 3.6 मेगापास्कल, देखेंगे। थर्ड 2.7 मेगापास्कल एंड द लास्ट वन इज डी ऑप्शन 1.8 मेगापास्कल। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे चूज किए हुए। आपने इस ऑप्शन में खास बात देखी, इस ऑप्शंस को मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक तो जो हम एक एप्टीट्यूड सेंस रखते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन से क्या आंसर मिलता है उसका एक मेथड होता है, ठीक है, कि हम ऑप्शन से कैसे किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, और एक हम कन्वेंशनल मेथड को डिस्कस करेंगे जो इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर फॉर अ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हियर हमें क्या गिवन है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल, इंटरनल डायमीटर गिवन एज 1.5 मीटर एंड द वॉल थिकनेस इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आपको वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो इंटरनल डायमीटर इज गिवन एज 1.5 मीटर, चूंकि ऑप्शन मेरे मेगा पास्कल में है तो मैं बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा इसे mm में चेंज करने के लिए, दैट इज 1500 mm, क्लियर है, ठीक। वॉल थिकनेस इज गिवन एज 1.57 कितना है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में mm में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर कितने हैं 10 mm के बराबर होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 15 mm। वॉल थिकनेस कितना आ गया 15 mm, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इफ द मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, अब देखो स्फेरिकल प्रेशर वेसल जो होता है उसमें दो तरीके की स्ट्रेस तो होती नहीं, स्ट्रेस एक ही तरीके की होती है जिसे हम कहते हैं हूप स्ट्रेस, क्योंकि सारे डायरेक्शन समान है और सारे डायरेक्शन में स्ट्रेस भी समान है, सारे डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेन भी समान है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कह रहा है मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस अगर इतनी हो, ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है हूप स्ट्रेस, मैक्सिमम कितनी है, कह रहा है मैक्सिमम हमारी 45 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम एक्चुअली साइन को लेके चलेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू मान के चलो कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम तो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, इसका PD बाय कितना आता है 4T, गलती मत कर देना, स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, PD बाय 4T लेस देन इक्वल टू रहेगा 45 मेगा पास्कल। यहां से हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, बस वेरी इजी। प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रेशर हमसे पूछा है तो P को तो हम ऐसा ही रख देंगे, D कितना है
1500 डिवाइड बाय 4, टी कितना है 15, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा 45। अब चूंकि ये मेगा पास्कल में ही एमएम में है तो प्रेशर हमारा मेगा पास्कल में आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कितना रहेगा 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना रहेगा 25। तो प्रेशर बेसिकली मेरा कितना आया, प्रेशर आया मेरा प्रेशर, और ये सेफ वर्किंग प्रेशर है इसलिए लेस देन इक्वल टू आ रहा है, कितना आ रहा है 45 डिवाइड बाय 25। 5 से कैंसिल करेंगे 5, 9/5 कितना होगा, 5 बन जाएगा कितना 1.8, यानी कि प्रेशर जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा 1.8 मेगा पास्कल। अब ये जो प्रेशर है या तो वो इतना रहे या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेशर जो है स्फेरिकल प्रेशर वेसल में इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर। तो सेफ वर्किंग प्रेशर क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम जो सेफ वर्किंग प्रेशर कहेंगे वो क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, इज इक्वल टू दी 1.8 मेगा पास्कल की। अगर इतना प्रेशर हो तो चल जाएगा, ठीक है, भस्ट नहीं करेगा, फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो इट विल बी भस्ट, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो इतना प्रेशर होना चाहिए या इससे कम हो, इससे कम हो तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। तो क्या ये जो हमने आंसर निकाला है 1.8 मेगा पास्कल क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी इज दी करेक्ट आंसर। डी जो है करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ये भी देखना है कि स्फेरिकल प्रेशर वेजल्स है या थिन सिलेंडर है, इसका जरूर ध्यान देना। बच्चा क्वेश्चंस को पढ़ता भी नहीं है और फॉर्मूले लगाना शुरू कर देता है और यहाँ PD/2T कर देगा, और जहाँ यहाँ PD/2T करेगा ये जो आंसर है आपका ये जस्ट इसका आधा आ जाएगा, वहीं काम खत्म हो गया, आंसर कर देगा 0.9 मेगा पास्कल को। और वो ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए एग्जामिनर बहुत होशियार है। एग्जामिनर इतना ज़्यादा होशियार है, वो कहेगा कि अगर बच्चा यहाँ 2T रखेगा तो भी मरेगा, क्योंकि ऑप्शन रखा हुआ है उसने ऐसा, और वो फुल कॉन्फिडेंस होगा बच्चा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो एग्जामिनर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है कि अगर बच्चा यहाँ कहीं मिस्टेक करेगा तो उसको ऑप्शन क्या आएगा, वो ऑप्शन भी आपको क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपका क्वेश्चन में रहेगा। तो आई होप ये जो क्लास है आज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल थी, वो आपको समझ में आई हो कि क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा 10 कॉलम पढ़ने हैं हमने, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, ठीक है, 4 टाइप के कॉलम होते हैं, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड हिंज, वन हैंड फिक्स, वन हैंड इज फ्री, ये सारे केसेस देखने हैं। फिर यूलर्स फॉर्मूला देखना है लॉन्ग कॉलम के लिए कैसे डिराइव होता है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको यूज़ कैसे करना है। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो कौन से क्रॉस सेक्शन पे लेना है, वाई क्रॉस सेक्शन पे लेना है कि एक्स क्रॉस सेक्शन पे लेना है, ये सब डिस्कशन होता है। फिर लॉन्ग कॉलम को टूटने से बचाना है तो सिलेंडर रेशो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सिलेंडर रेशो हमें कितना रखना चाहिए, या अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का कोई सिलेंडर रेशो है तो वो अगर इससे ज़्यादा है तो उसे हम लॉन्ग कॉलम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्लियर है। फिर रैंकाइन फॉर्मूला हमें देखना है, रैंकेल फॉर्मूले में क्या वो किस कॉलम के लिए वैलिड करता है, सिलेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में उसका फिजिकल सेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इन दी नेक्स्ट क्लास, राइट। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से मुझे यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो फिर आपके पास, मैं कहता हूँ कि आपके पास वीडियो, आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, या आप इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। तो आज के लिए तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।